नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल यानी कि 4 जून आप सभी को मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव का कल परिणाम जारी हुआ, जो कि आप सभी को मालूम ही होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं, ऐसे क्या मुद्दे रहे, ऐसे क्या वजह रही कि जिसके कारण भाजपा को कहीं ना कहीं पिछले कुछ चुनाव के मुताबिक इस बार काफ़ी कम सीटों का मिलना हुआ। ऐसे कौन से कारण हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको जितने भी कन्फ्यूज़न है, आपके जितने भी डाउट हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे और मैं इस पर विस्तार से बात करने वाला हूँ। तो जैसा आप सभी को पता है कि 4 जून को इसका रिजल्ट आया, और अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन के बारे में यानी कि भाजपा के बारे में, तो इसको टोटल 292 सीट मिला। और अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन के बारे में, तो उसको तकरीबन 230 सीट मिला। अगर एनडीए गठबंधन यानी कि जो भाजपा की जो पार्टी है उसको 292 सीट मिले, उसमें से भाजपा को 240 से ऊपर सीट मिला, यानी कि तकरीबन 242 से 43 सीट। और वहीं पर अगर इंडिया गठबंधन के बारे में बात करें तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में, यानी कि इंडिया गठबंधन के बारे में बात करें तो 230 सीट में से तकरीबन कांग्रेस को 99 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एनडीए गठबंधन में दो ऐसी पार्टी है, या फिर कह सकते हैं दो ऐसे नेता है जिनके ऊपर सारा भार है, कह सकते हो, या फिर सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। वो जहां पर जाएंगे गवर्नमेंट उनकी ही बनेगी। मैं बात कर रहा हूं चंद्रबाबू नायडू के बारे में और नीतीश कुमार के बारे में। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के पास 16 सीट है और नीतीश कुमार के पास 12 सीट है। वो फिलहाल इस समय नरेंद्र मोदी के साथ यानी भाजपा के साथ है। और अगर इन दोनों सीटों को मिला लिया जाए तो 28 सीट होते हैं। 28 सीट होते हैं, जो कि अगर एनडीए को छोड़कर इंडिया अलायंस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं 292 में अगर 28 सीट माइनस कर दिया जाए तो भाजपा के पास टोटल 264 सीट आती है, जो कि कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत से 6 से 8 लगभग 8 सीट दूरी पर है। वहीं पे अगर 28 सीट इंडिया गठबंधन के पास जाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पास 258 सीट हो जाती है। और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत लाने के लिए तकरीबन 14 सीट चाहिए। इस वक्त इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष पूरी कोशिश में है कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को अपने साइड कर लिया जाए। ये दो पार्टी ऐसी हैं या फिर दो ये नेता ऐसे हैं कि इनके समर्थन के बाद किसकी गवर्नमेंट बनेगी ये डिसाइड होगा। फिलहाल ये तो बात की बात है, ये हमें 1-2 दिन में मालूम ही हो जाएगा कि किसकी गवर्नमेंट बन रही है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट के बारे में। तो अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट से, तो सबसे पहला पॉइंट है भाजपा के द्वारा खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया एक नारा 400 पार। 400 पार का जो नारा था ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रेजेंट करना और इस पर खुल के बात ना करना, कहीं ना कहीं इसी का फ़ायदा विपक्ष ने उठाया और लोकल स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर उन्होंने इस बात को अच्छे तरीके से फैलाया कि अगर 400 पार भाजपा का आता है तो कहीं ना कहीं संविधान को बदला जाएगा, संविधान को नष्ट किया जाएगा और कहीं ना कहीं पिछड़े और अति पिछड़े लोगों का रिजर्वेशन भी खत्म किया जाएगा। तो इस पर या फिर इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 के बारे में, तो उसमें दोस्तों आता है यूथ की नाराज़गी। अब यूथ की नाराज़गी स्पेशली अगर हम बात करें तो यूपी बिहार में आप देख सकते हैं। यूथ की नाराज़गी इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला, जो कि आप देख सकते हैं, यूपी पुलिस, आरओ और कई सारे बड़े पेपर का ना होना, वैकेंसी सही से ना क्लियर होना, सही समय पर ना क्लियर होना, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा रीज़न दिखाई देता है। और यूथ की नाराज़गी होने के कारण कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा को काफ़ी कम सीटें मिली हैं। अब बात करें दोस्तों, तो आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि मोदी गवर्नमेंट एंड भाजपा की गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो इस बार देखिए, एक समय होता है कि जब लोग को हर बात अच्छी लगती है। 2014 में जब गवर्नमेंट इनकी बनी तो धर्म का मामला था, अच्छा लगा। 19 में भी ये बातें अच्छी लगी, लेकिन कुछ समय बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बोर करने लगती हैं। तो धर्म का मामला और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया और सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर ना सुना किया गया। यानी कि अगर किसी और मुद्दे पर अगर बात किया जाता था तो कहीं ना कहीं उनके जो कैंडिडेट होते थे, जो लोकल कैंडिडेट होते थे, जो एमपी के प्रत्याशी होते थे, वो कहीं ना कहीं उस पर विस्तार से बात नहीं करते थे और हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं धर्म के बारे में बोलते थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान का कारण बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगले पॉइंट में बात करें दोस्तों, तो ये सामने आता है राजपूत की नाराज़गी, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में राजपूतों की नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखाई पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो पूर्वांचल के साइड में और वेस्ट यूपी में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाई देता है। अगर राजपूतों की नाराज़गी नहीं होती तो कहीं ना कहीं पूरे सीट में कम से कम 20 सीटों का फ़र्क भाजपा को और ज़्यादा पड़ने वाला था। यानी कि अगर राजपूतों की नाराज़गी नहीं होती तो भाजपा को तकरीबन 20 सीट से ज़्यादा मिलने की संभावना और थी। राजपूतों की नाराज़गी होने के कई सारे कारण हैं, उनमें से गुजरात के नेता का गलत बयान देना और कई सारे महान
राजाओं का सरनेम चेंज करना। तो ये सब काफ़ी बड़े मुद्दे थे राजपूतों के हिसाब से, और उन लोगों ने कहा था कि मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाई दिया और सीटों पर असर दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं अग्निवीर योजना के बारे में। देखिए, अग्निवीर योजना आए हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए होंगे, आप सभी को मालूम होगा, और इस पर कभी भी विस्तार से बात नहीं हुआ। इस पर कहीं ना कहीं यूथ को या लोगों को कन्फ्यूज़र बना ही रहता था। लोगों को इस पर पूर्णतः डाउट क्लियर नहीं हुआ है, उनका कन्फ्यूजन इस पर हमेशा ही था। और विपक्ष के द्वारा बार बार इस पर आवाज़ उठाया जा रहा था कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भाजपा पर। अगले पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, तो वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हर जगह भाजपा के द्वारा धर्म के बारे में ही बात किया जाता था, यानी कि उनका किसी और चीज़ पर झुकाव कहीं ना कहीं कम दिखाई देता था। तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद लोगों को उस पर विश्वास कम हो जाता है, जो कि मुझे पार्टिकुलर एक मेरा पर्सनल इस पर अगर राय लिया जाए तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद धर्म की चीज़ें सही होती हैं, लेकिन उतना सही नहीं लगता है, क्योंकि लोग मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं इस पर या इस समय लैक हो रहा था, जो कि दिखाई दे रहा था। अगले पॉइंट पे बात करें दोस्तों, तो वो है वर्कर का ओवर कॉन्फिडेंस। यानी कि कहीं ना कहीं 2 बार जब पूर्णतः बहुमत के आने के बाद जो भाजपा के कार्यकर्ता थे या फिर भाजपा के जो कैंडिडेट थे, उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। उनको ऐसा एहसास होने लगा था कि भाजपा के सामने कोई और दूसरी पार्टी है नहीं, तो कहीं ना कहीं लोग भाजपा को ही वोट देंगे, जो कि कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ दिखाई देता है। वर्कर का ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि लोगों से ना मिलना, लोकल या फिर ग्रास रूट पर लोगों के साथ ना मिलना, लोगों के साथ बात ना करना, उनकी समस्याओं के बारे में ना पूछना, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है। अगर नेक्स्ट पॉइंट में बात करें दोस्तों, तो वो है जितने भी कैंडिडेट थे उनका ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी थे भाजपा के, उनका ओवर कॉन्फिडेंस। उनको सिर्फ इस बात का कह सकते हो कि एक हिसाब से अहंकार कह सकते हो या घमंड कह सकते हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो कि इस बात का था कि मोदी के नाम पर मुझे वोट मिल जाएगा। यानी कि मोदी का चेहरा उनके लिए था सब कुछ, और उनका काम कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसका असर जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग देख सकते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस देखे या फिर मैंने कई सारे देखा फेसबुक पे, हर जगह कहीं ना कहीं उनको हर बात में, हर स्पीच में, हर जगह अगर उनका 2 सेंटेंस का स्पीच होता है तो उसमें 5 बार मोदी जी का नाम आता ही आता है। तो कहीं ना कहीं इस पर लोगों क्या नाराज़गी कह सकते हो, या कैंडिडेट का लोकल स्तर पे नहीं जाना, लोगों से नहीं मिलना, कहीं ना कहीं ये गुस्सा था, और जो कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में दिखाई देता है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है लीडर का स्पीच, यानी कि जो भाजपा के कई बड़े नेता हैं उनका गलत बयान, जो कि आप देख सकते हैं गुजरात में रूपाला का, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल का, और कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने गलत बयान दिया, और उनको ये पता था कि मेरे गलत बयान देने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भाजपा का लहर और भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी ही बनेगी। लेकिन लोगों को ये चीज़ बुरा लगा, और इस पर जो उनके कैंडिडेट थे उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और इसी के कारण कहीं ना कहीं अच्छा खासा सीट भाजपा को लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं इस बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड का चुनाव था। इस चुनाव में आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ पिछड़ा और मुस्लिम लोगों का एक साथ हो जाना, और दूसरी तरफ फॉरवर्ड लोग का एक साथ हो जाना। तो कहीं ना कहीं यह चुनाव आप देख सकते हैं कि एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड का चुनाव था, क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान आया था कि कास्टिज्म के ऊपर, और जब बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था जिसमें ये हुआ था कि कितने कास्ट के कितने लोग हैं और किसकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए, और राहुल गांधी का बयान, तो कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इसके वजह से। और राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता के द्वारा जो ये बात कही गई थी कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और कांग्रेस के कई सारे लीडर के द्वारा जो ये बात कही गई थी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान, या कह सकते हो नुकसान भाजपा को हुआ, फ़ायदा इंडिया अलायंस को हुआ। अगर हम बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो इस बार जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, कहीं ना कहीं ऐसा मैनिफेस्टो था कि ग्रामीण स्तर के लोगों को यह मैनिफेस्टो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद लगा। ये भी एक पॉइंट है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का एक तरीके से स्ट्रांग होना। तो ये सारे पॉइंट थे इंडिया अलायंस का स्ट्रांग होना और भाजपा को कमज़ोर करने का। दोस्तों आपका क्या राय है, आपके कौन से पॉइंट हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।